चोगामा नाम के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेतों में बड़ी अच्छी फसल होती थी। अनाज के घर में भंडार भरे रहते थे। बाड़े में एक से बढ़कर एक भैंस और गाय बंधी हुई थी। बैलों की जोड़ी तो उसके पास ऐसी थी जैसी गांव में किसी के पास नहीं थी। किसान के घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी। किसान का एक बेटा था जिसे काम से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर खेलता मौज मस्ती करता। किसान ने भी उसे कभी काम करने के लिए नहीं कहा। बस यही सोचा उम्र के साथ अपने आप ही काम धंधा संभाल लेगा। पर देखते ही देखते सब उलट पुलट हो गया। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि किसान तो खाट पर ऐसा लुढ़का कि फिर वापस नहीं उठ सका। किसान का शरीर निष्प्राण हो चुका था। यह देखकर किसान की पत्नी राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद होश आया तो हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में जा बैठी। किसान का गांव में काफी नाम था। किसान के नाम की वजह से उसकी पत्नी उधारी के बल पर बनिए से उधारा सामान ले आई। बनिया भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी का अवतार ही मानता था। जितना मांगा उसे 2 गुना चौगुना तोल दिया। बढ़ चढ़कर किसान का काज किया गया। अनगिनत लोग खाना खाने आए। किसान के बेटे को इस बात से मतलब ही नहीं था कि कौन सी चीज किस भाव से आई है। माँ को इस बारे में समझ ही नहीं थी। काज के बाद बनिए ने खाता लिखवाया तो किसान की पत्नी राधा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। सारी संपत्ति लिखवाई तो बनिए से पल्ला छूटा। किसान भी बही खाता तो लिखता नहीं था, इसलिए उसके मरने के बाद सभी कर्जदारों ने भी उसे एक ढेला वापस न किया। इधर सारी उधारी डूब गई तो उधर बनिए के तकाजों ने जीना हराम कर दिया। सब बेचा तो मुश्किल से पार पड़े। माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा अब तो तेरा ही भरोसा है। जब तुम्हारा बाप जिंदा था तो तेरा जिद्दीपन अच्छा लगता था। अब अगर तुमने होश नहीं संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। तुमसे भी तो कुछ नहीं छिपा है। बेटा कहने लगा, मैं सब समझता हूँ माँ, तुम मुझे मत समझाओ, मगर कमाने के लिए तो मैं परदेस ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा जी नहीं लगता है। अगर तू चाहती है कि मैं रुपए कमाने परदेस जाऊं तो सुबह बाजरे की 7 रोटियां बना देना, पड़ोस से दही मांग लाना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब चाचा से चौगुना ना करके दिखाऊं तो कहना। राधा ने भी जब बेटे के मुंह से दही मांगने की बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई कि समय समय की बात है, मैं पूरे गांव में छाछ बांटती थी, मगर आज देखो घर में तिलक लगाने के लिए भी दूध नहीं है। आंसू पोंछते हुए बोल बैठी, ठीक है बेटा, मगर परदेस में होशियारी से रहना। अगली सुबह किसान का बेटा समय रहते बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर कमाने के लिए रवाना हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में बनिए की हवेली बनी हुई थी। पहले तो किसान का बेटा सीधा वहां पहुंचा और बनिए से एक रस्सा मांगने लगा। पहले तो बनिए ने मना कर दिया, मगर फिर सोच विचार करके रस्सा उसे दे ही दिया। उसके बाद किसान के बेटे ने कंधे पर रस्सा लटकाया और अपनी राह पर चल दिया। थोड़ा आगे चला तो उसे एक पानी से भरे गड्ढे के पास कछुआ दिखाई दिया। उसे भी लड़के ने अपने पास रख लिया। गांव से 3 कोस की दूरी पर एक भूतों की बावड़ी थी। लड़के को इस बात का पता तो नहीं था, इसलिए वहीं बावड़ी के पास रोटियां खाने बैठ गया। रोटियां खाते समय उसने सोचा, पता नहीं कब काम मिलेगा। अगर सारी रोटियां एक साथ खा ली तो फिर क्या खाऊंगा। इसलिए वह यही सोचते हुए रोटियों को देखने लगा और कहने लगा, एक खाऊं
दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं। इस तरह उसने जोर जोर से 3-4 बार कहा। उस बावड़ी में 7 भूत रहते थे। सातों गटकने की बात सुनकर थर थर कांपने लगे। सोचने लगे, आज तो बड़ी बला आ गई है जो हमें गटकने की बात कर रही है। भूतों के मुखिए ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और डपटकर कहने लगा, कौन है? किसान का बेटा भी कम नहीं था। निडर होकर जोर से बोला, कौन हूँ? अभी पता चल जाएगा, पर तुम बताओ, तुम कौन हो? भूतों का मुखिया बोला, हम भूत हैं। किसान का बेटा बोला, तो फिर मैं महाभूत हूँ। बहुत दिन हुए तुमने खूब मनमानी कर ली है। आज तो तुम्हें सबक सिखाकर ही जाऊंगा। अब तो भूतों के मुखिए का कलेजा डर के मारे हलक में आ गया। डरते डरते बोला, महाभूत हो तो अपनी निशानी बताओ, नहीं तो हम अपनी निशानी बताते हैं। फिर भूतों के मुखिए ने अपने शरीर से एक जूं तोड़ी और ऊपर उछाल कर कहा, हमारी जूं इतनी बड़ी है। किसान के बेटे ने जूं को ध्यान से देखा कि यह जूं तो मेंढक जितने बड़ी है। तभी उसने अपने रखे हुए कछुए को निकाला और जल्दी से कछुए को धम से बावड़ी में गिरा दिया और फिर कहा, यह मेरी जूं है। जब भूतों के मुखिए ने किसान के बेटे की जूं देखी तो डर के मारे कांपने लगा और उसका कलेजा दहल गया। फिर वह सोचने लगा, है तो कोई महाभूत। इतना सोचकर वह डर से दूसरे भूतों की तरफ देखने लगा। तब फिर दूसरे भूत ने अपने गले से थूक कर अपने थूक को बाहर फेंक दिया और फिर उससे कहा कि हमारा थूक इतना ज्यादा है। किसान का बेटा दही की हांडिया की ओर देखकर सोचने लगा, अगर मैं अब डर गया तो मारा जाऊंगा। उसने झट दही की हंडिया को बावड़ी में पटक कर कहा, मेरा थूक इतना ज्यादा है। अब दूसरे भूत का दिल भी बैठ गया। तब तीसरे भूत ने साहस जुटाकर अपने शरीर का एक बाल तोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हमारे बाल इतने मोटे और इतने लंबे लंबे हैं। उंगली जितने मोटे बाल देखकर किसान के बेटे ने कलाई जितने मोटे रस्से को झट बावड़ी में फेंक कर कहा, मेरे बाल इतने लंबे और मोटे हैं। जैसे ही रस्सा बावड़ी में गिरा तो ऐसी जोरदार चपाक की आवाज हुई कि सारे भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। अब उनकी मौत को कोई नहीं टाल सकता था। चपाक की आवाज थमी तो किसान के बेटे ने फिर कहा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों गटक जाऊं। फिर तो भूत भी डरे। उन्होंने फिर कोई विवाद नहीं किया। वे सब आपस में बातें करने लगे। लगता है कोई बड़ा ही राक्षस है। एक भूत बोला, अगर हम सबको खाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। फिर दूसरे भूत ने कहा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, क्या पता लालच देंगे तो शायद मान ही जाए। फिर एक भूत जोर से बोला, तुम क्यों हम जैसे गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब करना चाहते हो? हम आपको एक जादुई कढ़ाई देते हैं जिसमें तुम मन चाहे पकवान बना सकते हो। लाखों आदमी खाएंगे तो भी पकवान खत्म नहीं होंगे। कढ़ाई देने के लिए भूत बड़े गिड़गिड़ाए। तब कहीं जाकर किसान का बेटा कढ़ाई लेने के लिए राजी हो गया। किसान का बेटा कढ़ाई लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। बावड़ी से थोड़ी ही दूर एक बरगद का पेड़ था। अब वे थोड़ा सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि यदि दिन के उजाले में घर गया तो लोग शायद उसका मजाक बनाएंगे कि जल्दी ही कमाई कर कर ले आया। इतना सोचकर वह दिन भर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। सांझ ढले, अंधेरा छाने लगा तो वह कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ा। बनिए की हवेली के किवाड़ उसने खुले देखे तो कढ़ाई को परखने के लिए हवेली में जा पहुंचा। बनिए से
बाबड़ी के भूतों का जिक्र तो नहीं किया, मगर इच्छा दर्शाते ही अलग अलग प्रकार के पकवान अपने आप ही कढ़ाई में तैयार हो गए। जब बनिए ने कढ़ाई की यह माया देखी तो वे दंग रह गया। यह देखकर उसे लालच आ गया कि इस कढ़ाई से तो लाखों कमाए जा सकते हैं। अगर अकाल पड़ गया तो पूरे गांव को दोनों समय भर पेट खाना खिलाया जा सकता है, और फिर जब बरसात होगी तो वसूल भी कर सकता है। ब्याह शादियों में खाने का ठेका लेकर चुटकियों में काम निपटाया जा सकता है, और ऊपर से खर्चा पानी भी कुछ नहीं है। अगर किसी तरह यह कढ़ाई मेरे कब्जे में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। बनिए ने झट से दिमाग लड़ाया और किसान के बेटे को बहला फुसला कर रात को हवेली में ठहरने के लिए राजी कर लिया। रात में जब किसान का बेटा बेसुध होकर नींद में खर्राटे भरने लगा तो बनिए ने चुपके से कढ़ाई बदल ली। पाँव फटने पर अचकचा कर उठ बैठा और कढ़ाई को लेकर बगल में दबाए बनिए से बिना कुछ कहे सुने माँ को खुशखबरी सुनाने की इच्छा से चल पड़ा। बेटे की आवाज सुनी तो राधा ने झट दरवाजा खोला और घबरा कर पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया? बेटा मुस्कुराकर बोला, माँ मैं एक दिन में ही इतना कमा कर लाया हूँ कि दुनिया का पेट भर सकता हूँ। फिर बेटे ने माँ को सारी बात सुनाई तो माँ को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। फिर बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाने के लिए कढ़ाई को सामने रखकर खाने की इच्छा दर्शाई, मगर कढ़ाई खाली की खाली रह गई। बेटे का मुंह तो उतर गया, उधर माँ का भी मुंह उतर गया। उसे अब भूतों के छल पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। किसान का बेटा भूतों को सबक सिखाने के इरादे से उसी बाबड़ी के पास जा पहुंचा। फिर जोर जोर से कहने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं। यह सुनकर भूतों को तो अब पानी में भी पसीना आ गया। डरते डरते कहने लगे, अन्नदाता थोड़ा सब्र रखें, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें बताएं। भूतों की नबज तो किसान के बेटे की पकड़ में आ ही गई थी। अब भला वे क्यों पीछे रहने वाला था। दहाड़ कर बोला, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने मुझसे धोखा क्यों किया? अगर मैं अपने पर आ गया तो यहाँ से 50-50 कोस के दूर तक भूतों का नामो निशान मिटा दूंगा। भूत हाथ जोड़कर सोने की मिंगने करने वाली बकरी किसान के बेटे को देने लगे। किसान के बेटे ने भी बकरी की परख की तो उसे भूतों पर विश्वास हो गया। फिर वह बकरी को लेकर गांव की ओर चल दिया। बनिया भी अब उसे गली में ही मिल गया। चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपनी हवेली ले गया और कहने लगा, अरे बेटा तुम्हारा और हमारा तो कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। अगर दूध दही की तकलीफ थी तो मुझे कह देते, एक की जगह 7 भैंसे बाड़े में बंधवा देता। किसान के बेटे ने तो बिना सोचे समझे कह दिया कि सेठ जी यह कोई मामूली बकरी नहीं है, यह तो सोने की मिंगने देने वाली बकरी है। बनिए ने मुंह पिचका कर कहा, जारे बाबले ऐसा भी कहीं होता है? लड़का कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा और परखा है। बनिया फिर बोला, किसी भूत प्रेत ने तेरी नजर बांधी होगी। अगर बकरियां सोने की मिंगने करती तो गडरिए बकरियां लिए जंगल जंगल क्यों फिरते? किसान के बेटे से अब चुप ना रह गया। उसने बकरी का चमत्कार दिखा दिया। वैसे तो बनिए को पूरा विश्वास था, मगर मन की बात होठों पर लाए तो वे बनिया ही कैसा। रात को फिर बनिए ने किसान के बेटे के चारपाई से दूसरी बकरी बांध दी। अगली सुबह जब किसान का बेटा बकरी लेकर घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बकरी की खासियत के बारे में बताया, मगर जब उसने माँ को बकरी का चमत्कार दिखाया तो उसे फिर से नीचा दिखना पड़ा। बकरी ने तो
दूसरी बकरियों की तरह ही मींगने कर दी। माँ फिर बोली, बेटा आज के जमाने में आदमियों का ही भरोसा नहीं तो भूतों का क्या भरोसा करना। इन प्रपंचों में मत पड़ो और सीधा कमाई का जुगाड़ करो। राधा की आंखों से आंसू छलक आए और बोली, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते। मगर बेटे के सर पर तो भूत सवार था। वह किसी की बात मानता भला। बिना कुछ कहे सुने फिर से 7 रोटियां लेकर बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी के पास जाकर कड़कते हुए बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। यह सुनकर भूतों के तो डर के मारे कलेजे धड़कने लगे। एक साथ कहने लगे, अन्नदाता अब क्या भूल हो गई हमसे। अगर हमें खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। किसान के बेटे ने गालियां निकालते हुए कहा, चांडालो, जुबान के पक्के होते तो तुम भूत क्यों कहलाते। धोखा दिए जाते हो और डरते भी जाते हो। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बस तुम्हें क्या बताऊं। भूत बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको कतई शोभा नहीं देता। एक बात बताइए कि आप यहाँ से सीधा घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते भी हो। जवाब देते समय किसान के बेटे का माथा ठनका और उसने कहा, एक रात के लिए मैं बनिए की हवेली में रुकता हूँ, पर इसे तुम्हें क्या। भूतों ने कहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा धोखा नजर आए तो जैसी आपकी इच्छा हमें मारना या खाना। इस बार भूतों ने उसे एक छैनी हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दे दी और कहा कि छैनी से हथौड़े पर 3 बार चोट करने से संगमरमर का महल तैयार होगा, 5 बार चोट करने से चांदी का और 7 बार चोट करने से सोने का महल बन जाएगा। कांटेदार टहनी बनिए के छल का पता लगाएगी। रात को किसान का बेटा छैनी हथौड़ा और कांटेदार टहनी लिए बनिए की हवेली के पास से निकला तो बनिए ने उसका रास्ता रोक कर कहा, चलो बेटा, हवेली में चाय पानी पीकर जाना। ना चाहते हुए भी किसान का बेटा हवेली चला गया। छैनी हथौड़ी को देखकर बनिया कहने लगा, भले आदमी किसान का बेटा होकर ये सिलबट्टों का काम कब से करने लगे हो। किसान के बेटे ने छैनी हथौड़े के गुणों का बखान किया तो बनिए ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मगर मन में उसे पूरा विश्वास भी था। आधी रात ढली तो बनिए ने छैनी हथौड़े को उठाना चाहा, मगर कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखा दिया। अपने आप ही सटाक सटाक करके उसकी पीठ पर पड़ने लगी। बनिया जोर जोर से चिल्लाने लगा तो किसान के बेटे की नींद खुल गई। तब तक बनिए का सारा शरीर कांटों से बिंध गया था। कांटेदार टहनी अब भी वैसे ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ रही थी। बनिए ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे प्राण बचा ले। किसान का बेटा मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बता, मेरी बकरी और कढ़ाई कहाँ है। बनिए ने फिर कहा, यह कुकर्म मैंने ही किया है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बनिए ने बिना कुछ कहे सुने झट से बकरी और कढ़ाई किसान के बेटे को लाकर दे दी। टहनी अब भी अपना जलवा दिखा रही थी। बनिए की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर हवेली के परिवार के दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए। किसान का बेटा बोला, तूने मेरी माँ से बेईमानी से जो माल हड़पा है पहले उसे भी वापस कर दे, तभी ये टहनी रुकेगी। बनिए ने सारा माल वापस कर दिया तो किसान के बेटे ने कांटेदार टहनी को 3 बार रुकने को कहा, तब जाकर कांटेदार टहनी रुक गई। अब वे कढ़ाई और बकरी लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को चमत्कार दिखाया तो माँ की आंखें
फटी की फटी रह गई। किसान के बेटे ने हथौड़ी और छेनी से 7 बार वार किया और आज ही सोने का महल बन गया। मनसा दर्शाते ही कढ़ाई में मनचाहे पकवान तैयार हो गए। बकरी सोने की मींगने करने लगी। किसान के बेटे ने तो पूरे गांव का दुख दूर कर दिया था। सब उसकी बढ़ाई करते ना थकते। किसान का बेटा अब अपनी माँ के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। उम्मीद है दोस्तों ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।